हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन के आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल फंक्शन या समाकलन फलन। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो एक फंक्शन इस तरह का डिफाइन करें फाई एक्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, जहाँ एक्स कहाँ से लिया गया है, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से लिया गया है। तो इस फाई एक्स फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इस फंक्शन एफ का समाकलन फलन या इनडेफिनेट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ये फंक्शन सुपरिभाषित है, क्यों? क्योंकि यदि एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है किस पर, इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ये जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज इंटरवल ए एक्स पर भी, जहाँ एक्स कहाँ से चूज़ किया हम लोगों ने, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से चूज़ किया है। तो उन सभी एक्स के लिए ये जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो एफ का समाकलन फलन या इंटीग्रल फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है। अपने को कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। और अपने को क्या दिया गया, फंक्शन दिया गया रीमान इंटीग्रेबल। तो मान लेते हैं कि एक सी एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जो इस क्लोज इंटरवल ए बी में से लिया गया है, और ये एक आर्बिट्री पॉइंट है। ये भी मान लेते हैं कि जो ये फंक्शन फाई है ये इस फंक्शन एफ का इस इंटरवल में समाकलन फलन है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी ऊपर, उस डेफिनेशन के अनुसार फाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए टू एक्स एफ टी डी टी के बराबर होगी। तो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो इसका मतलब फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हम लोग एक पॉजिटिव नंबर चूज करते हैं के ग्रेटर देन 0, ताकि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। इस पॉजिटिव नंबर से फंक्शन एफ का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू इस पॉजिटिव नंबर के बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है और सी और सी प्लस एच ये दो नंबर चूज़ किए हम लोगों ने, कहाँ से, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से, जहाँ एच में क्या प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एच जो है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के है। एच का जो मॉड है वो एप्सिलॉन अपॉन के से छोटा है। तो मॉड ऑफ फाई सी प्लस एच माइनस फाई सी, इसका मॉड किसके बराबर होगा, मॉडुलस वैल्यू निकालें तो मॉडुलस फाई सी प्लस एच। अभी हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी थी, उसी डेफिनेशन को यहाँ यूज़ करें तो फाई सी प्लस एच की वैल्यू हो गई ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी, और फाई सी की वैल्यू हो गई माइनस का ए टू सी एफ टी डी टी। हम लोग इंटीग्रल के डेफिनेशन से जानते हैं कि यदि हम इन लोअर और अपर जो अपनी लिमिट है इसकी इंटीग्रल की, इनको इंटरचेंज कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या, इंटीग्रेशन ए टू सी, और इसको हम सी टू ए करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन। इसी इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, लिमिट चेंज की और इसको पहले लिखा इस इंटीग्रेशन को। तो मॉड ऑफ सी टू ए एफ टी डी टी प्लस ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है इसको बाद में लिख दिया ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ये तो था कि अपर और लोअर लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह यहाँ चेक करें, सी टू ए एफ टी डी टी प्लस ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी टू सी प्लस एच एफ टी डी टी। ये इसका मॉड था, तो लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इस मॉड को हम अंदर ले लें इंटीग्रेशन के, तो लेस देन इक्वल टू सी टू सी प्लस एच मॉड ऑफ एफ टी और मॉड ऑफ डी टी। मॉड ऑफ एफ टी जो है, अभी हम लोगों ने बाउंडेड की डेफिनेशन में क्या देखा था कि फंक्शन जब बाउंडेड था तो मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। इसका मतलब मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, सी टू सी प्लस एच डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, मॉड ऑफ टी आ जाएगा। वैल्यू रखें अपर लिमिट सी प्लस एच माइनस का सी, क्या बन गया, मॉड ऑफ एच, ये आ गया मॉड ऑफ एच।
अच्छा, मॉड ऑफ एच हम लोगों ने एच किस तरह चूज़ किया था कि मॉड ऑफ एच है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एच इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के, और के कैंसिल हो गया, तो ये जो अपने पास मॉड है फाई ऑफ सी प्लस एच माइनस फाई सी, ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका मान एप्सिलॉन अपॉन के ले लेते हैं हम लोग, और इस पर्टिकुलर थ्योरम में ही ले रहे हैं। एप्सिलॉन अपॉन के ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि मॉड ऑफ फाई ऑफ सी प्लस एच माइनस फाई सी इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जबकि सी प्लस एच माइनस सी इज लेस देन, क्यों, सी प्लस एच माइनस सी का मतलब सी सी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ एच आ जाएगा, और मॉड ऑफ एच जो था वो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के, इसीलिए हम लोगों ने डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन के चूज़ की है। तो मॉड ऑफ सी प्लस एच माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन फाई एक्स है ये सी पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई है, कंटिन्यूस होगा। और सी क्या है, इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट चूज़ किया जाए उसके लिए ये जो फंक्शन फाई एक्स है इस क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा या कंटिन्यूस होगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव या पूर्वक। एक फंक्शन फाई जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड किया गया है। ये फंक्शन एफ का प्रिमिटिव कहलाता है कब, यदि फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स, यानी इस फाई एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, उन सभी एक्स के लिए जो इस क्लोज इंटरवल ए बी में से लिए गए हैं। अब हम लोग प्रिमिटिव की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि यदि फंक्शन एफ है वो रिमान इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो फंक्शन एफ का प्रिमिटिव फाई जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी पर एग्जिस्ट करता है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाई बी माइनस फाई ए के बराबर होगी। ये हम लोगों को प्रूव करना है। अपने को क्या दिया है कि ये जो फाई है ये क्या है, प्रिमिटिव है, किसका, एफ का प्रिमिटिव दिया। तो देखिए प्रिमिटिव की डेफिनेशन में क्या था कि यदि फाई एफ का प्रिमिटिव है तो फाई डैश एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगी। तो फाई डैश एक्स बराबर क्या हो गया डेफिनेशन से, फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स। अब देखिए कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपने को दिया है कि ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, फाई डैश एक्स के बराबर। इसका मतलब फाई डैश एक्स भी क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो रिमान इंटीग्रेबल की हम लोगों के पास दो डेफिनेशन थी, उसमें से हम लोग यहाँ सेकंड डेफिनेशन काम में लेंगे। तो सेकंड रिमान इंटीग्रेशन की सेकंड डेफिनेशन के अनुसार एक आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि इस क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक पार्टीशन पी के लिए, ये पी किस तरह का है, किस तरह के पॉइंट्स है इसमें, x0 x1 x2 x3 xn, इसके लिए नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, या एक विभाजन p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल ए बी, p क्लोज इंटरवल ए बी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि सेकंड डेफिनेशन कहती है कि मॉड ऑफ r गोइंग फ्रॉम 1 to n फाई डैश जाई आर xr माइनस xr माइनस 1 माइनस a to b फाई डैश x dx इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ एफ एक्स था, एफ एक्स की जगह हम लोग क्या काम में ले रहे हैं, फाई डैश एक्स, क्योंकि हम लोगों को किसके लिए लेके आना, प्रिमिटिव के लिए लेके आना। तो फाई डैश एक्स डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जाई आर कहाँ से चूज़ किया हम लोगों ने, इस इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में से चूज़ किया है। ये जो फंक्शन फाई है ये क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए प्रत्येक उप अंतराल में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि फंक्शन फाई जो है वो डिफरेंशिएबल की एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है, इसके सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ काम में लिया जा सकता है। तो देयर एग्जिस्ट जाई आर डैश बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में से जाई आर डैश एक ऐसा पॉइंट चूज किया ताकि फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस 1 इक्वल टू फाई जाई आर डैश और एक्स आर माइनस - 1। यहाँ फाई डैश होना चाहिए, ये एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे फाई डैश कीजिएगा, यहाँ फाई डैश आएगा। तो फाई डैश जाई आर डैश एक्स आर माइनस 1।
अब हम क्या करें, इस इक्वेशन के दोनों साइड क्या करें, समेशन ले लेते हैं। समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमने यहाँ राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दी। समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n फाई डैश जाई डैश आर जाई आर डैश एक्स आर माइनस वन। ये हमारी जो यहाँ पहले लेफ्ट थी उसको हमने राइट साइड में लिख दिया। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n फाई एक्स आर माइनस वन। जब हम समेशन को खोलते हैं तो आर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो आर की वैल्यू 1 रखें हैं तो फाई 1 माइनस फाई 0, 2 रखें हैं फाई 2 माइनस फाई 1 एंड सो ऑन। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, फाई बी माइनस फाई ए। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। यदि इक्वेशन नंबर 1 में जाई आर जो है वो इस इंटरवल का एक आर्बिट्री पॉइंट है या कोई पॉइंट चूज़ किया हमने, तो जाई आर की जगह जाई आर डैश भी लिया जा सकता है। तो हम क्या करें कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जाई आर की जगह जाई आर डैश यूज़ करें, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों से देखें तो मॉड ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 to n फाई जाई आर डैश एक्स आर माइनस वन माइनस ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। ये सब जगह बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी आना चाहिए था फाई डैश जाई आर डैश। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखिए इस समेशन की वैल्यू किसके बराबर थी, फाई बी माइनस फाई ए के। इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या, एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है। तो यदि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेते हैं तो मॉड ऑफ दिस टर्म इज लेस देन 0, इसका मतलब टर्म इज इक्वल टू 0। तो फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये जो टर्म है इसे हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें तो क्या बन जाएगा, ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। परंतु फाई डैश एक्स की वैल्यू प्रिमिटिव के अनुसार किसके बराबर थी, अनिश्चित समाकलन के अनुसार किसके बराबर थी, फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स। इसका मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। यही हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में प्रूव करना था। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यदि एक फंक्शन f इस क्लोज इंटरवल 0, a में डिफाइंड किया गया और इस तरह डिफाइंड किया गया कि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में, और फंक्शन की वैल्यू 0 to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a³ 3, जहाँ a क्या है, पॉजिटिव नंबर है और x जो है वो इस क्लोज इंटरवल में से चूज किया गया है 0, a में से। मान लेते हैं कि इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, a को n समान भागों में विभक्त करें, तो पार्टीशन किस तरह का बनेगा। पहली वैल्यू क्या है 0, तो 0/n, फिर a/n एंड सो ऑन r माइनस 1a/n r/n एंड सो ऑन na/n, यानी a आ गया। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, n समान भागों में इसे विभक्त करके और एक पार्टीशन बनाया, एक विभाजन बनाया। तो p का जो rवां उपअंतराल है वो क्या बनेगा, r माइनस 1a/n और r/n। इसमें फंक्शन का जो उच्चक होगा वो क्या होगा, देखिए फंक्शन क्या दिया अपने को, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो क्या बनेगा, कैपिटल एम आर इक्वल टू r/, यहाँ क्या है r/, तो r/n का होल स्क्वायर। इसी तरह इन्फीमम निम्न क्या बनेगा, स्मॉल एम आर इक्वल टू r माइनस 1a/n का होल स्क्वायर। अब हम डेल्टा आर निकालें। डेल्टा आर क्या होती है, उपअंतराल की लंबाई। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो r/n माइनस r माइनस 1a/n, तो क्या आ जाएगा a/n, जहाँ r की वैल्यू है 1 to लेके n तक। अब ये जो फंक्शन f है ये क्लोज इंटरवल 0, a में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो UFP की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेशन के अनुसार UFP की वैल्यू होगी r गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r। कैपिटल MR की अभी हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी, r/n का होल स्क्वायर, यानी r² a²/n²। तो ये कैपिटल MR की वैल्यू रख दी। और डेल्टा r की वैल्यू क्या थी, a/n, ये a/n। अब देखिए यहाँ क्या था, a³ n³,
और समेशन किस पे जा रहा है, आर पे, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो यू एफ पी इक्वल टू हो गया ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, ये तो हम ले आए समीशन से बाहर, और समीशन हो गया आर गोइंग फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर। अब हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ रखा है प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये अपने पास क्या है, स्क्वायर्स है, आर स्क्वायर। तो इसका सम क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। इसी तरह एल ऑफ एफ पे निकालें तो समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, स्मॉल एम आर डेल्टा आर, तो स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या थी, r-1 a अपॉन n, तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो r-1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू थी a अपॉन n। इसमें फिर देखें समेशन के अंदर जो टर्म है a क्यूब, ये कांस्टेंट है समेशन के लिए, इसी तरह n क्यूब, तो a क्यूब अपॉन n क्यूब को हम लोग समेशन से बाहर ले आते हैं। तो समेशन हो गया आर गोइंग फ्रॉम 1 to n r-1 का स्क्वायर। इसी सम में देखिए यहाँ क्या था आर स्क्वायर, यहाँ क्या r-1 का स्क्वायर, इसी में n की जगह क्या कर दे n-1, यहाँ n-1 करेंगे ये n-1 आ गया, n की जगह n-1 करेंगे प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा तो n हो जाएगा, या n की जगह n-1 करेंगे तो 2n-2 प्लस 1 यानी 2n-1 हो गया अपॉन 6। ये हो गई एल एफ पी की वैल्यू। तो किसी दिए हुए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है और हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ताकि n इंटू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ए क्यूब, ग्रेटर देन ए क्यूब। ये हम लोगों को क्या करना, नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। दिस गिव्स कि ए क्यूब अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से छोटा एक नंबर एज्यूम किया ए क्यूब अपॉन n। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन p ऐसा एग्जिस्ट करता है ताकि यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो किसी भी पार्टीशन p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल 0, a के लिए अपर रीमान इंटीग्रल 0 to a बार एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, जहाँ p है वो इस पार्टीशन से लिया गया है। तो यू एफ पी की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, यू एफ पी की, यहाँ से यहाँ ले आए हम लोग वैल्यू, और जो यू एफ पी की वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट करने के बाद लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए डिनोमिनेटर में n क्यूब है, एक n ये, इस ब्रैकेट में से n बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 1 अपॉन n, इस ब्रैकेट में से फिर n बाहर लाएंगे तो n क्यूब बन जाएगा, इस n क्यूब को इस n क्यूब से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें से हम लोगों ने n कॉमन लिया बाहर तो 1 + 1 अपॉन n बन गया, यहाँ जब n बाहर लिया तो 2 + 1 अपॉन n बन गया। अब जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो यहाँ क्या हो गया ब्रैकेट में 1 + 0, यहाँ हो गया 2 + 0, तो क्या बन गई, न्यूमरेटर बन गई टर्म 2, 2 अपॉन 6 इज 3, तो ये क्या बन गया अपने पास ए क्यूब अपॉन 3। तो इस की लिमिट आ गई अपने पास अपर रीमान इंटीग्रल की ए क्यूब अपॉन 3। इसी तरह हम लोग क्या करें कि लोअर रीमान इंटीग्रल निकालें, 0√2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, जहाँ p है वो इस पार्टीशन से लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने एल एफ पी की वैल्यू क्या निकाली थी, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, n-1 n 2n-1 अपॉन 6, ये वैल्यू यहाँ पुट करें। यहाँ पुट करते हैं तो हमने देखा कि फिर वही लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फर्स्ट ब्रैकेट में से n कॉमन लिया, ये एक n है ही, इस सेकंड वाले ब्रैकेट में से फिर n कॉमन लिया तो n क्यूब, इस n क्यूब को डिनोमिनेटर में से n क्यूब से कैंसिल कर दिया। यहाँ रह गया अपने पास ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद 1 - 1 अपॉन n, यहाँ हो गया 2 - 1 अपॉन n, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 अपॉन n इज 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो अपने पास ये बन गया 1 और ये हो गया 2, यानी 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3, और ए क्यूब हमारे पास यहाँ लिमिट में है ही, जो कि लिमिट से फ्री है, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट तो n पे जा रही है। इसका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए क्यूब अपॉन 3। तो अभी हमने देखा कि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर है, ए क्यूब अपॉन 3 के, तो इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो अपर और लोअर की वैल्यू हो गई
0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर ए क्यूब अपॉन 3। इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए क्यूब अपॉन 3 की। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।